हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ। लास्ट कुछ लेक्चरों में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया है, रिलेशन दिया है केपी और केसी के बीच में, और एफर्ट देखा है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में कोएफिशिएंट चेंज करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हमें बताता है या क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे ये हमें हेल्प कर सकता है। तो फर्स्ट है टू प्रिडिक्ट the extent of equilibrium. That means equilibrium अटेन हो चुका है और हमें ये बताना है कि अभी इक्विलिब्रियम किस साइड पे है रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड पे है, प्रोडक्ट पे है, इन बिटवीन है या कंप्लीशन की तरफ है। सेकंड एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन अभी किस डायरेक्शन में चल रही है इसके बारे में बताने के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। इसमें एक और हम डेफिनेशन देंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट की, और उसके साथ देखेंगे कि हम किस तरह से डायरेक्शन इसका चेंज, या हम बता सकते हैं कि क्या डायरेक्शन में अभी इक्विलिब्रियम वर्क करेगा या रिएक्शन वर्क कर रही है। तो फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है, जस्ट सेपरेट ले लेते हैं थोड़ा सा। सो फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, या हम कहें फर्स्ट जो पॉइंट हमने कहा है वो है कि हम इससे पता कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अभी कितने एक्सटेंट तक जा चुकी है। बट इसके लिए कुछ हमें थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा कि इससे मतलब क्या है। फर्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो अगर मैं मान लूँ ये इक्विलिब्रियम के लिए एक हम लोग ने टाइम फ्रेम लिया हुआ है। तो अगर हम एक इक्विलिब्रियम पहले लिख लेते हैं, चलिए। सो इक्विलिब्रियम हमें एक दिया गया है, लेट्स से ए गिव बी, बी गिव ए। हमने इस इक्विलिब्रियम को मान लीजिए अभी बताया हुआ है, कुछ एक लाइन से मैं इसे डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, मान लीजिए हमने कहा है। इस इक्विलिब्रियम में हमें क्या देखना होगा, अगर हम मान लें ये रिएक्शन की शुरुआत है, रिएक्शन की स्टार्टिंग को हम कहते हैं t इक्वल टू 0, और जब रिएक्शन फिनिश होता है तो हम उसे कहते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, दिस डजेंट मीन कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा, बट वो टाइम जब तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे ये रिएक्शन का लाइफ है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये लाइफ है जो रिएक्शन की हमें दी गई है। तो इस लाइफ फ्रेम में हमें ये देखना है कि इक्विलिब्रियम किस टाइम पे अटेन हुआ है। इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि इन द मिडिल ऑफ द रिएक्शन आएगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की शुरुआत में भी अटेन करा जा सकता है। मान लीजिए ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन करा जा सकता है। रिएक्शन में हो सकता है कि इक्विलिब्रियम थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए, हो सकता है इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द रिएक्शन हो, टुवर्ड्स द एंड हो, या टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो। ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट हैं। इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन पे, या मैं कह सकती हूँ किसी भी पॉइंट पे आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम हमेशा मिडिल ऑफ द रिएक्शन पे आए। इसको एक थोड़ा सा एक अच्छा लुक लेने के लिए हम लोग एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा मैंने लिखा, आप इसे कंपेयर कर सकते हैं लाइफ के साथ। लाइफ है रिएक्शन की, रिएक्शन की लाइफ में अपनी वो मोस्ट स्टेबल पोजीशन तक पहुंचना चाहता है। वो स्टेबल पोजीशन स्टार्टिंग में भी आ सकती है, इन बिटवीन भी आ सकती है, टुवर्ड्स द एंड हो सकता है, या बिल्कुल कंप्लीशन के पास भी हो सकता है। और वो पोजीशन हमारी इक्विलिब्रियम है। तो हमें अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो हम एक जजमेंट दे सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किस साइड पे अटेन हुआ है। वो बिल्कुल रिएक्टेंट साइड पे ही हो गया है, वो प्रोडक्ट साइड पे ऑब्टेन हुआ है, या वो हम कह सकते हैं इन बिटवीन द रिएक्शन हुआ है। तो ये रिएक्टेंट साइड है, टुवर्ड्स द एंड प्रोडक्ट होगा, और इन बिटवीन मैं कहूँगी यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही होंगे प्रेजेंट। तो जजमेंट हम इन पे कैसे दे सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू जज करी गई है और किसके बेसिस पे यहाँ पे कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम का एक्सटेंट कहाँ तक होगा। तो इक्विलिब्रियम के एक्सटेंट के लिए हम देखते हैं, फर्स्ट
एक नंबर या वैल्यू कही जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है और इसके लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो ये हो जाएगा b अपॉन a। अगर k की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो ऐसा हम कह सकते हैं, या इस ऊपर दिए गए फॉर्मूले से हम जज कर सकते हैं कि b का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू a। दैट मीन्स हम अपने आप ही जजमेंट दे सकते हैं कि b का अमाउंट ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा होगा। एक नॉर्मल कंक्लूजन है, वैल्यूज हम लोग दे सकते हैं कि अगर वैल्यू बड़ी है दैट मीन्स न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अगर k की वैल्यू काफ़ी स्मॉल है देन a ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये वैल्यू कम हो रही है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। और अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा है इसका मतलब रिएक्टेंट डोमिनेट कर रहा है। सो रिएक्टेंट डोमिनेट, तो रिएक्टेंट थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब ये है। तो b अपॉन a ये हमें दे रहा है, k की वैल्यू हमें पता रही है। तो अब इसी के जजमेंट से हमें देखना होगा कि क्या कंपैरिजन दिया गया है। बाकी k की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब अब हम ये नहीं कह सकते ज़्यादा कितना, तो हमें एक वैल्यू जज करनी होगी क्योंकि हर वैल्यू रिलेटिव है और वो रिलेटिव वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो हमें एक फिक्स्ड वैल्यू असाइन करनी होगी। तो फिक्स्ड वैल्यू को हम असाइन करते हैं। तो फर्स्ट जो फिक्स्ड वैल्यू है उसको हम देखते हैं हमें क्या असाइन कराया गया है, या हम कहते हैं क्या कहा जाता है। तो मैं वैल्यूज कह रही हूँ। फर्स्ट 10 टू द पावर -3 और सेकंड एक लिमिट ली गई है 10 टू द पावर 3। ये एक ऑब्जर्व्ड लिमिट है जिससे हम ये कंपैरिजन लेते हैं। सो जनरली ऐसा कहा जाता है फॉर द जनरल रिएक्शंस 10 टू द पावर 3 दैट मीन्स 1000। ये k की वैल्यू है, ये k है, ये k की वैल्यू है। तो यहां पे ऐसा कहा गया है अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 टू द पावर 3 से भी ज्यादा है देन हम कह सकते हैं प्रोडक्ट डोमिनेट, दैट मीन्स वैल्यू काफी बड़ी है। तो इस रीजन में जहां पे वैल्यू ज्यादा है इस रीजन में प्रोडक्ट डोमिनेट कर रहा होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। दूसरा, अगर Kc की वैल्यू 10 टू द पावर -3 से भी कम है तो कहा जाता है रिएक्टेंट डोमिनेट, दैट मीन्स रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो 10 टू द पावर -3 जो वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास उससे भी अगर कम है वैल्यू तो यहाँ हम कहते हैं रिएक्टेंट डोमिनेट, तो रिएक्टेंट ज़्यादा हुआ होगा। इसके बाद अगर ये जो वैल्यू है थर्ड में लिख रही हूँ Kc की, ये वैल्यू 10 टू द पावर 3 से कम है और 10 टू द पावर -3 से ज़्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, मतलब ठीक ठीक अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये वो रीजन है इन बिटवीन दिस जहाँ पे रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो ये 3 कंक्लूजन है जिससे हम कहते हैं कि सिर्फ इक्विलिब्रियम की वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम है ये कहाँ अटेन हुआ है। अगर वो वैल्यू बहुत बड़ी है मतलब प्रोडक्ट साइड पे, अगर वो वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट साइड पे, और अगर वो वैल्यू इन दो के बीच में है तो इसका मतलब रिएक्टेंट भी था और प्रोडक्ट भी था, दोनों ही चीज़ें एक एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होंगी एट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा ये डिस्कशन पूरा इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। इक्विलिब्रियम अपनी जगह पे पहुंच चुका है, पर वो कहाँ पहुंचा है, वो रिएक्टेंट साइड पे ही पहुंच गया है, वो प्रोडक्ट साइड पे पहुंच गया, या ऐसी साइड पे जहां दोनों चीज़ें ठीक ठीक अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो वो जजमेंट हम दे रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि रिएक्टेंट बढ़ रहा है प्रोडक्ट घट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन ज़्यादा होगा, कौन कंटेंट में डोमिनेट करेगा, उस मिक्सचर में किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ये जजमेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द वैल्यूज ऑफ Kc। सो ये है हमारा कंक्लूजन कि हम किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक्सटेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब इस सेकेंड पॉइंट में हमने इक्विलिब्रियम नहीं कहा, हमने कहा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम जजमेंट देने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में, दैट मीन्स रिएक्शन अभी चल रही है, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ हो भी सकता है और नहीं भी, हमें वही जजमेंट देना है कि अगर नहीं हुआ है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन की है, और अगर हो गया है तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम चलेगी। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे फॉर अ जनरल रिएक्शन।
तो हम एक जनरल रिएक्शन लेने जा रहे हैं। जनरल रिएक्शन जैसा हम लेते हैं, फॉर अ जनरल रिएक्शन ए प्लस बी, देन इक्विलिब्रियम एरो लेंगे क्योंकि हम इक्विलिब्रियम यहाँ पे लिख रहे हैं, सी प्लस डी। तो हमने यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखी है। हम नॉर्मली दो रिएक्शन ले लेते हैं रिएक्टेंट ले लेते हैं, और इन दो रिएक्टेंट के साथ हम मान लेते हैं कि दो प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं, बट अभी के लिए हम एक न्यू चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। उसको हम डिनोट करते हैं QC से। इसे बोला जाता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाता है। आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आपको बिल्कुल QC की याद आएगी। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं, और ये एग्जैक्टली KC ही है। तो C पावर C D पावर D डिवाइडेड बाय A पावर A B पावर B, ये है QC। इसको हमने डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही दी हुई है यहाँ पे जैसा K को डिफाइन करा जाता है, बट डिफरेंस है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें डिफरेंस मैं आपको बताऊं। तो डिफरेंस क्या है उसे देखते हैं। डिफरेंस कुछ इस तरीके का है कि रिएक्शन में जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो अकेला प्रेजेंट होगा A एंड B। तो हमने दो कंटेंट की बात करी है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट है तो शुरू हुआ है बस, तो A और B था। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे चली तो C और D भी बना। अब C और D जब बन रहा है तो हमारे पास मिक्सचर में A, B, C, D सारे कंटेंट प्रेजेंट हैं। जब सारे कंटेंट प्रेजेंट हैं, रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंची है, बट कंसंट्रेशन तो होंगे। उन वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमें डेफिनेटली एक नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंची है, तो उस नंबर को हम KC तो नहीं कह सकते क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। सॉरी, इसको हम बोलेंगे QC, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट इसको बोला जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ है। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब इसकी जो वैल्यू आई है उसे हम KC से कंपेयर करेंगे, और KC से कंपेयर करके हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, और वहां से हमें जजमेंट लेना होगा कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन ही है, और उसी रिएक्शन से हम जजमेंट लेने वाले हैं कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इफ QC इज लेस देन KC। अगर QC की वैल्यू KC से कम आई है, ऐसे केस में हम ये जजमेंट देते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब ऐसा हमने क्यों कहा है, या किस लॉजिक से हम इसे समझ सकते हैं, या कैसे याद कर सकते हैं, तो समझाने के लिए मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूं। अगेन मान लेते हैं ये हमारा इक्विलिब्रियम है T0, और ये है T इन्फिनिटी। ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम लेट्स से इस पॉइंट पे अटेन हुआ है, ये है इक्विलिब्रियम। तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। अब हमें क्या मिला, QC की जो वैल्यू है वो यहां कहीं है, यहां पे आया है KC। तो QC हम देख पा रहे हैं वो भी KC से पीछे है, और इक्विलिब्रियम ऐसी जगह है जहां रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबल है, या वो चाहता है कि मैं वहां पे जाऊं। तो ये QC से KC पे जाना चाहेगा, और अब हम जजमेंट लेंगे एक नॉर्मल कि अगर KC कम है, वो QC कम है और वो KC पे जाना चाहता है, तो डायरेक्शन क्या होगा, उसे कैसे चलना होगा, वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा दैट मीन्स डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड। एक नॉर्मल वे है जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं। चलिए सेकंड लेते हैं। सेकंड होगा, इफ QC इज ग्रेटर देन KC। अगर QC KC से ज्यादा है तो डायरेक्शन, चलिए पहले जज करने की कोशिश करते हैं फिर वापस आएंगे। मान लीजिए अब की बार QC यहां कहीं मिला है हमें। अगर QC यहां पे कहीं पे मिला है तो अभी हम KC से आगे निकल गए हैं। अगर हम किसी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं
और हम उसमें रास्ते में आगे निकल गए हैं, तो हमारा ऑब्वियस वे होगा कि हम वापस जाएंगे और हमारा डायरेक्शन हो जाएगा बैकवर्ड। तो बस यही कंक्लूजन है जो आपको लेना होगा। तो जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन, जिस वे में रिएक्शन मूव करने वाला है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। तो ये केसी से जजमेंट हम लोग ले रहे हैं कि अगर भाई कम है तो आगे चलिए, अगर ज़्यादा हो गया है तो आप पीछे आइए। अभी थर्ड रह गया है। थर्ड होगा इफ क्यू सी इज इक्वल टू के सी। अगर दोनों ही बराबर हो गए, इसका मतलब है ये तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। दैट मीन्स रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही है, लेकिन हम तो डायरेक्शन जज कर रहे थे। तो हम याद करते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पे डायरेक्शन क्या होता है। तो हमारा कंक्लूजन है इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन आगे भी बढ़ता है और पीछे भी आता है। तो डायरेक्शन होगा बोथ बट विद द इक्वल रेट। ना ही हमें आगे जजमेंट दे सकते हैं कि बढ़ रहा है और ना ही पीछे। रिएक्शन डायनेमिक होगा बट देयर विल बी अ नो नेट चेंज। नेट चेंज कोई भी पता चलने वाला नहीं है। तो ये हमारे कंक्लूजन है कि हम जज कर सकते हैं QC की वैल्यू से। QC और KC में कंफ्यूज ना हो, KC इक्विलिब्रियम पे होता है, ये थर्ड पॉइंट आपको बहुत अच्छे से बता रहा है। QC बस इन वैल्यूज को, कंसंट्रेशंस को पुट करके लाया गया रेशियो है। अब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उसे KC नहीं बोल सकते, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बोल सकते। तो एक थोड़ा नया सा, एक फैंसी सा नाम दे दिया गया है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। जैसे हम लोग डिविडेंड और डिवाइसर कोएफिशिएंट कहते थे, डिवाइड करके जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वहां पे, तो ये उसी तरह से डिवीजन के बाद जो वैल्यू आ रही है वो रिएक्शन कोएफिशिएंट बोल दिया जा रहा है। तो ये दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन हमने देखा कि टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट, कि केसी की वैल्यू कितनी है, उससे हमने जजमेंट दिया कि रिएक्शन या इक्विलिब्रियम अभी कहाँ पे होगा। तो ये पता चला। सेकेंड थिंग हमने देखा कि अगर यहाँ पे एक हम QC को डिफाइन कर दें और उसको कंपेयर करें KC के साथ, तो हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन आगे बढ़ रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या वो अभी इक्विलिब्रियम पे है जिसकी वजह से वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। सो अभी हम क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे कुछ केमिकल इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।